तो ये इस दीक्षारंभ कार्यक्रम का, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम का प्रयोजन है। और यदि ये प्रोग्राम सफल होता है तो इसका लाभ आप ही को मिलने वाला है। आप अपने लक्ष्य तय कर पाएंगे, आप अपने मित्रों के साथ भी, परिवार के साथ भी और संस्था के अध्यापकों के साथ आप जी पाएंगे, और उस जीने के साथ ही आप आगे बढ़ पाएंगे और अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो मैं उसको उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। अब मैं नवप्रवेशित छात्रों से अनुरोध करूंगा, अगर उनके कुछ प्रश्न हैं तो वो यहाँ एक Q&A का ऑप्शन है, चैट बॉक्स, उसमें आप टाइप करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको प्रश्न, अगर छात्र प्रश्न पूछना चाहते हैं तो Q&A के अंदर टाइप करके प्रश्न पूछ सकते हैं। Lot of appreciations are coming, sir. More than 150. एप्रिसिएशन से ज़्यादा मैं इसको सफल तब मानूंगा यदि आप स्वयं अपने लिए लक्ष्य तय कर पाएंगे और अपने जीवन में एक उच्च लक्ष्य के लिए काम करेंगे। यदि हम उच्च लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो साधारण लक्ष्य तो पूरा हो ही जाता है। साधारण लक्ष्य है कि हमें नौकरी मिल जाए, पास करने के बाद अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी तनख्वाह मिल जाए, ये साधारण लक्ष्य, ये तो होना ही चाहिए। पर अगर आप उच्च लक्ष्य तय करते हैं तो आप उच्च लक्ष्य के लिए काम करते हैं और साधारण लक्ष्य तो पूरा हो ही जाता है। Sir, there are two questions interrelated, so I will read both the questions. How to stay motivated and be on track for long? And another question is how to be consistent towards a goal for continuous 4 years? जब लक्ष्य के प्रति हमारी दृढ़ता, निष्ठा होती है कि अरे मुझे ये प्राप्त करना ही है, उसके साथ ही दृढ़ता आती है और तब हम अपने उसमें लगे रहते हैं। हमको एक चीज समझनी चाहिए कि ये जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी परीक्षा, वो हमको किसी एक आयाम में ही हमारा टेस्ट कर पाती है, हमें जज कर पाती है। तो जैसे जेई एग्जाम है, वो हमारी एनालिटिकल एबिलिटी, हम विश्लेषण क्षमता को बहुत अच्छे से वो पहचान पाता है। लेकिन कोई भी काम करने के लिए हमें और भी अनेक गुण चाहिए। तो विश्लेषण क्षमता एक गुण है, आवश्यक है। साथ में क्रिएटिविटी, सृजनशीलता, हम किसी भी एक सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में क्या नई नई सोच से अपने काम को करने का सोच सकते हैं, उसका हल ढूंढ सकते हैं, ये एक तरह से क्रिएटिविटी है। इसके अतिरिक्त जो बात हुई भी थी, दृढ़ता, हम किसी चीज में लगे तो उस पर लगे रहें, तो ये दृढ़ता हो गई, इसको परसिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो ये जो है, इसको नापने का कोई तरीका नहीं है। मुझे नहीं पता कि एग्जाम के, परीक्षा के माध्यम से, लिखित परीक्षा या अन्य परीक्षा के माध्यम से इसको कैसे, इसका
इसकी परीक्षा की जा सकती है, लेकिन ये एक गुण है जो हमें सफल होने के लिए बहुत आवश्यक है। तो जब हम लक्ष्य के लिए काम करते हैं और हमारे पास 4 या 4 से भी अधिक वर्ष होता है, तो हमको अपने लिए तय करना होता है, हमें पहले ये सारी चीज़ें पहचाननी होती है कि ये अन्य गुण भी इसमें लगते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ क्रिएटिविटी, जो भी पढ़ाई का ही एक अंग है, लेकिन साथ में दृढ़ निश्चय, तो इनको करने के लिए हम अपने लिए कुछ प्रोजेक्ट्स चुन सकते हैं। इसके लिए हम अध्यापकों पे जा सकते हैं, अध्यापक की सहायता से कुछ प्रोजेक्ट चुन सकते हैं और उस पे काम शुरू कर सकते हैं। तो उससे हमको ये भी पता चलता है कि इसके माइलस्टोन्स क्या क्या हैं, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं या एक ही जगह पे रुके हुए हैं, तो हमको ये भी पता चलता है। तो जो हमने लक्ष्य चुना है उसको और वो लक्ष्य सपोज उसको पूरा करने में 10 या 15 साल लगेंगे, तो उसमें हम तय करें कि 4 साल में हमको क्या करना है, फिर तय करें कि पहले वर्ष में हमको कहाँ पहुँचना है, फिर तय करें हमें पहले 6 महीने में क्या करना है, और साथ ही फिर तय करें कि वो 6 महीने या 1 साल में जो हमें प्राप्त करना है, जहाँ तक पहुँचना है, उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है। और वो तैयारी फिर शुरू होती है उसी दिन से, उसी सप्ताह से। तो हम उसके साथ फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये कर पाते हैं तो हमारे अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा बनी रहती है। तो हम उस 4 साल का या 15 साल की जो लक्ष्य है, उसको हम लक्ष्य के प्रति निष्ठा बनी रहती है। तो हम उस 4 साल का या 15 साल की जो लक्ष्य है, उसको हम उसके प्रति जो लक्ष्य है उसकी निष्ठा को हम खो नहीं देते हैं, बल्कि हमको एक एनकरेजमेंट मिलता है, एक सकारात्मक हमें इनपुट मिलता है, और उसके साथ फिर हमारा लक्ष्य की ओर ध्यान बना रहता है, निष्ठा बनी रहती है। अगला प्रश्न। एक छोटी सी क्वेरी है, सर आईआईटी न जा पाने के कारण एक मन में शंका रह गई है कि मैं अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया, क्या आप, करूं? हाँ, इसको इस तरह से सोचिए कि आपका लक्ष्य है एवरेस्ट पर पहुंचना, ठीक है, और एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए आपको एक बेस कैंप की जरूरत पड़ती है। बेस कैंप क्या होता है? वो पहाड़ की तलहटी पे होता है, और उस बेस कैंप में रहकर आप तैयारी करते हैं। तो आप जिस बेस कैंप पर पहुंचे हैं वो आईआईटी ना होकर एक एनआईटी है। वो भी एक बेस कैंप है, आईआईटी भी एक बेस कैंप है। ना तो आईआईटी में प्रवेश पाने से आप एवरेस्ट पे पहुंच गए, और न ही एनआईटी में प्रवेश पाने से आप एवरेस्ट पर पहुंच गए। एवरेस्ट पर पहुंचना, अपने लक्ष्य तक पहुंचना तो अभी बाकी है। तो जो तैयारी आपको बेस कैंप में रह के करनी है, उस तैयारी को करिए। अब ये मान लीजिए कि एक दूसरा बेस कैंप मिला है, ये आप पे निर्भर है कि उस बेस कैंप का आप कितना लाभ उठाते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, एवरेस्ट पर पहुंचने के प्रति। यदि किसी का दाखिला आईआईटी में हो जाता है, पर वो ये नहीं समझ पाता है कि ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो एवरेस्ट पे पहुंचना है, बेस कैंप पर पहुंचना लक्ष्य नहीं है। यही गलती हमने देखी थी फिल्म में हुई कि गीता राष्ट्रीय स्वर्ण पदक पाकर जेई की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आईआईटी में पहुंच गई, एनएसए पटियाला में पहुंच गई, लेकिन उससे क्या उसको अपना लक्ष्य मिल गया? नहीं, क्योंकि लक्ष्य के प्रति अगर निष्ठा कम हो गई तो बेस कैंप, अच्छे बेस कैंप एक आईआईटी में पहुंचकर भी, एनएसए पटियाला में भी पहुंचकर भी, वो एक के बाद एक मैच हारने लगी, ठीक है, अपने लक्ष्य के लिए आगे नहीं बढ़ पाई। जब तक अपने मन में नहीं ठान लिया, तब तक वो एवरेस्ट की ओर नहीं बढ़ पाई। जिस दिन मन में ठान लिया, उस दिन हम किसी भी बेस कैंप में हो, हम उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। एनआईटी पटना में रहकर भी आप बहुत अच्छे तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको मेहनत करनी होगी, अध्यापकों से बात करनी होगी, अपने मेंटर से बात करनी होगी कि हम इसको आगे कैसे बढ़ें। इसके लिए आपको हो सकता है एक प्रोजेक्ट को चुनना पड़े, उस प्रोजेक्ट को चुनकर आप तैयारी फिर पुनः कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप एवरेस्ट की ओर बढ़ सकते हैं, अर्थात अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न अगर। जी सर,
I am not happy with my branch, what to do? ये जो एक दिक्कत आ गई है कि ब्रांच, ना तो ब्रांच का पता है, उस ब्रांच में क्या पढ़ना है ये भी नहीं पता है, लेकिन ये मान लिया है कि अब यही ब्रांच चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि बाकी सब लोग कह रहे हैं इसी ब्रांच में जाइए। तो ये एक तरह से एक ऐसा लक्ष्य का चुनाव है जहां पर अपनी टैलेंट्स को देखे बिना कुछ चीजें तय कर ली। मैंने एक फैकल्टी के रूप में IIT BHU में भी, उससे पहले IIT कानपुर में, बीच में IIIT हैदराबाद में भी पढ़ाया है, और कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ाई है। और मैंने ये देखा है, तो जो मेरी कक्षा में छात्र हैं वो JEE रैंक नंबर 1, 2, 3 इस तरह के मैंने देखे हैं, और उनमें पढ़ाते वक्त, उनसे बात करते हुए मैंने एक चीज़ पाई है कि उनमें से कुछ छात्र ऐसे हैं जो गलत ब्रांच में आ गए, भले ही उनका रैंक 1, 2, 3 या 5 रहा हो, लेकिन उनकी प्रतिभा, टैलेंट कुछ और है। जैसे कंप्यूटर में अगर प्रवेश करने के बाद जो पढ़ाई है वो एक प्रकार की पढ़ाई है, उसमें जिसको कहना चाहिए प्रोसीजरल थिंकिंग, वो सामने आती है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग उसका अगला स्टेप है। जबकि कई लोगों की सोच काफ़ी अलग होती है, उनकी प्रतिभा एक तरह से डिक्लेरेटिव थिंकिंग के आधार पर है। अब ऐसे व्यक्ति को, सहवाग को द्राविड़ वाली ट्रेनिंग में ले आए, कंप्यूटर साइंस में ले आए, तो वो ना तो वो सहवाग रह पाएगा, ना वो द्रविड़ बन पाएगा। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज छात्रों को पता नहीं है कि उनकी क्या प्रतिभा है, और वो ब्रांच का चुनाव इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी सब लोग उन्हें कह रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो वहाँ पर हमने एक साधारण लक्ष्य के लिए अपनी असाधारण प्रतिभा को खो दिया है, असाधारण प्रतिभा का सही उपयोग नहीं किया है। तो मैं तो इसको इसी प्रकार से देखूंगा। तो अभी रहते हुए अपने प्रतिभा को पहचानिए, और ये भी समझ लें कि जो टैलेंट्स हैं, जो विभिन्न आयाम हैं प्रतिभा के, वो हमारे में टैलेंट्स एक ही नहीं होते हैं, हमारे 5, 7, 10 टैलेंट होते हैं, और उन सबको हम डेवलप कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं, या उसमें से चुन सकते हैं कि अब हमें किनको इस समय लेकर आगे बढ़ना है। तो अपने प्रतिभा और अपने टैलेंट्स पर विशेष ध्यान दीजिए, उसके आधार पर कुछ प्रोजेक्ट चुनिए और उस प्रोजेक्ट पे काम करिए, और वो प्रोजेक्ट जब बाद में समाज के किसी बड़ी आवश्यकता से जुड़ती है, तब हम आविष्कार करते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हम अपनी तैयारी के साथ अपने टैलेंट्स को विकास करते हुए एक आवश्यकता को चुनते हैं, एक समाज की आवश्यकता को चुनते हैं, तो हम एक नई इन्वेंशन, एक नए आविष्कार को जन्म देते हैं, और एक तरह से वह हमारे लिए एक ऊंचा गोल बनता है, एक ऊंचा लक्ष्य बनता है, जिसके आधार पे हम आगे बढ़ते हैं और साथ में समाज के लिए कुछ करते हैं। एक प्रश्न और है सर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग, बट ड्यू टू फैमिली प्रेशर मैंने ये लिया है। What should I do for better? What should I do to better in this course? ये बहुत आपने ईमानदारी से एक बात रखी है। मैं इसको अभी इस तरह आपसे कहूँगा कि आप कोई रैश डिसीजन मत लीजिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। इसको भी जांचिए कि आप इंजीनियरिंग में कितनी आपकी रुचि वास्तव में है या नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग कोई एक ब्रांच नहीं है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम किए जा सकते हैं। तो चूंकि अब आप इंजीनियरिंग में आ गए हैं, तो उसमें देखिए, जांचिए कि उसमें कौन सा काम, कौन सी विशेष शिक्षा, ब्रांच के अंदर भी अलग अलग विषय होते हैं, किसमें आपकी प्रतिभा और आपका इंटरेस्ट, ये दो चीज़ें हैं, एक तरफ प्रतिभा और दूसरी तरफ आपका इंटरेस्ट, जहाँ आपकी रुचि हो। तो प्रतिभा और रुचि, तो इन दोनों को जांचिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, और उसके आधार पर ये तय कीजिए कि अब आप आगे क्या करेंगे। ठीक है? और अगर ये मैच होता है तो बहुत बढ़िया है, इंजीनियरिंग में रहते हुए एक उस विषय विशेष के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, हम में प्रतिभा कोई एक चीज़ की नहीं होती है,
5-7 चीज़ की तो होती, तो उसमें से फिर हम और चुनाव कर सकते हैं और पढ़ाई के बाद आगे क्या करना है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो जल्दबाजी मत करिए, लेकिन अपना दिमाग, अपने विचार खुले रखिए कि शायद इंजीनियरिंग में मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और यदि लगता है कि इंजीनियरिंग में मेरे लिए नहीं है, तो एक बोल्ड निर्णय लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। पर बोल्ड निर्णय अकेले अपने माता पिता, अपने परिवार और अपने अध्यापक, मेंटर्स के साथ बातचीत करके लीजिए। जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिए और स्वयं का निर्णय आपका स्वयं का है, लेकिन फीडबैक और जानकारी पूरी लीजिए, उसके बाद ही निर्णय करिए। एक प्रश्न और है सर, हमारा उच्च लक्ष्य जॉब से ऊपर क्या होना चाहिए? ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। जब हम अपने आई मी माई सेल्फ, मैं, मेरा और मेरा, उससे आगे निकलते हैं, तो फिर परिवार, बृहद परिवार आता है, समाज आता है, हमारे संबंध आते हैं, तो हम उनको फिर ऊपर रखते हैं। तो स्वयं नहीं, स्वयं की तो तैयारी है और स्वयं की रुचि और प्रतिभा है, उसके साथ रुचियां हैं, उनको साथ लेते हुए हमारा लक्ष्य तय करने में क्या ध्यान जाता है, तो अपनी प्रतिभा और रुचि के अलावा हमारा ध्यान फिर चारों तरफ जाता है कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए। समाज से क्या अर्थ है कि मैं अपनी संस्था के लिए, वहां से शुरू कर सकते हैं। संस्था एक समाज है या एक बड़ा परिवार भी है। तो संस्था के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने गांव या शहर के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, या इससे आगे मैं अपने प्रदेश के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, या पूरी मानवता के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो लक्ष्य का चुनाव अपनी प्रतिभा और रुचि के अलावा बाकी चारों तरफ जो परिस्थितियां हैं उसको लेके करते हैं। और एक्शन जो कार्य क्षेत्र है पहले लोकल ही होता है, लेकिन लोकल से हम आगे उसका विस्तार भी हो सकता है, उसको देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य का चुनाव है वो एक समाज और संबंधों को देखकर वो किया जा सकता है, और उसके लिए एक मेंटर की आवश्यकता है। तो इसमें जो दीक्षा आरंभ है, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम है, इसमें छोटे ग्रुप में, छोटे समूह में, जिसमें 20 छात्र होंगे तथा एक अध्यापक, तो उसमें इन सब चीज़ों पे बात की जा सकती है। इन पर जब बात करते हैं तो हम अपनी पक्ष, अपनी बातें, अपने विचार सबके सामने रख सकते हैं, जिसमें हमारे अलावा और भी छात्र भी हैं और एक अनुभवी अध्यापक भी है। और इन सब के संवाद और चर्चा के बाद जो निर्णय निकलता है, तो आशा है वो एक अच्छा निर्णय निकलता है, वो हमें अपने लक्ष्य तय करने में एक सहायता करता है। पर अंत में निर्णय तो हमको ही करना होगा। तो मुझे आशा है कि ये जो दीक्षा आरंभ है, इसका जो प्रयोजन है कि छात्र अपना लक्ष्य तय कर पाए, वो इस माध्यम से, इस ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, सामूहिक चर्चा के माध्यम से इसमें अपने लक्ष्य का निर्धारण कर सकता है। एक प्रश्न और है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो लक्ष्य लिया है वो सही है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हम इस तरह का जब भी कोई निर्णय करते हैं, तो वो सही निर्णय हमने किया या नहीं किया, उसका प्रमाण देखना होता है। ठीक है, एविडेंस, प्रूफ। तो ये भी एक तरह से एक ये वैज्ञानिक रूप से ही एक काम है। विज्ञान में एक हाइपोथेसिस होती है, एक थ्योरी जो प्रपोज की गई है, जो प्रस्तावित है, उसको फिर जांचा जाता है प्रयोग के आधार पर, ऑब्जर्वेशंस, अवलोकन के आधार पर। तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है। हमने सब चीज़ों को समझकर, अपने आप को समझकर, आप आवश्यकताओं की को देख के कुछ लक्ष्य का निर्धारण किया, तो अब उसका एविडेंस या उसका लक्ष्य मिलना चाहिए। तो वो कैसे हो? तो इसके लिए जैसे जैसे हम उसके माइलस्टोन्स पे आगे बढ़ते हैं, तो हमने जब लक्ष्य बन लिया तो उसके लिए कुछ योजना भी बनाते हैं कि पहले वर्ष में ये करेंगे या अगले वर्ष में ये करेंगे, फिर उसके आधार पे हम काम शुरू करते हैं।
तो हमको जो फीडबैक मिलता है, हम ये देखते हैं कि ये काम सफल हुआ या नहीं हुआ। अगर सफल नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या कमी रह गई, या मेरे लक्ष्य निर्धारण में कुछ कमी रह गई, इसको भी देखना होता है। तो मेंटर का, गुरु का यही तो मुख्य काम है कि छात्र की प्रतिभा को देखते हुए उसके लक्ष्य को तय करने में सहायता करना और मार्गदर्शन करना। तो जब सफलता नहीं मिली आगे बढ़ने में, तब ये तय करना कि क्या कमी रह गई, तो उस कमी को पूरा करना। और वो कमी भी अगर पूरा करने के बाद भी अगर ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, तो फिर ये भी देखना पड़ सकता है कि मेरा लक्ष्य तो कहीं गलत नहीं है, कहीं मैंने अपने प्रतिभा के अनुरूप लक्ष्य नहीं चुना बल्कि कुछ और लक्ष्य चुन लिया, या परिस्थितियां ऐसी हैं उसमें लक्ष्य कुछ और होना चाहिए। तो इसी के लिए मैंने कहा भी है कि एक मेंटर या एक गुरु की एक भूमिका है, और ये भूमिका स्वयं छात्र जब जागरूक होता है तब ये काम ठीक से हो पाता है। ठीक है, तो आशा है आपको कुछ उत्तर मिला होगा। एक छोटा सा प्रश्न है सर, विल यू ज्वाइन अस अगेन व्हेन वी फिजिकली रिपोर्ट एट इंस्टीट्यूट? मैं आपसे बात कर सकूं, यही तो मुख्य बात है। ठीक है, तो आप अपना लक्ष्य चुनिए, और जब आपका लक्ष्य चुन लें आप, और उसके लिए एक गुरु या एक मेंटर भी चुन लें, उस समय आप मुझसे ईमेल से भेज सकते हैं, और फिर हाँ, तब उसके पश्चात मैं पटना आ सकता हूँ, और आप लोगों से मिलके मुझे बहुत खुशी होगी। किस बात पे खुशी होगी? इस बात पे खुशी होगी कि आप लोगों ने अपना लक्ष्य चुना है, और आप में से कई लोग हैं अपने लक्ष्य पर लग गए हैं, और ये कहें कि पहले वर्ष में आपने ये काम कर दिखाया है, तो उसके पश्चात मिलना मेरे हिसाब से मुझे भी ज़्यादा खुशी देगा, और वो ज़्यादा उचित भी रहेगा। There are a lot of appreciation, sir, so I have to search questions. It is taking time. एप्रिसिएशन यही है कि अपने लक्ष्य के लिए आप सोचिए, और अगले आने वाले 1 महीने में लक्ष्य में आपने क्या किया है, इसको आप लिखिए, तथा अपने इंस्टीट्यूट में जो अध्यापक हैं उनको बताइए, और फिर ये भी पूछिए कि इंस्टीट्यूट इसके लिए मेरा क्या सहायता कर सकता है। ठीक है, अब उस पथ पे आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, वही सच्चा एप्रिसिएशन है। I am searching questions, sir. जरूर जरूर। 300 posts are there, so it is अच्छा, taking time. हाँ। Okay. यदि हमें सफलता नहीं मिली है तो हम कैसे और आगे वापस आ सकें, हम डाउन ना हो, हम डिप्रेशन में ना जाएं, बल्कि हम पूरे उत्साह से वापस उठ सकें। तो इसके लिए पहली चीज़ तो ये चाहिए कि जो पहली असफलता मिले, दूसरी मिले, तीसरी मिले, उसके बाद हम अपने लक्ष्य को छोड़ ना दें। तो सबसे पहली कमी ये होती है कि लक्ष्य के लिए प्रयास करने में ही हमारी कमी रह जाती है, और हम निरुत्साहित हो जाते हैं क्योंकि हमें पहले, दूसरे, तीसरे प्रयास में सफलता नहीं मिली।
तो पहले अपनी निष्ठा बनाए रखनी है, उसके साथ निश्चय अपना दृढ़ होना चाहिए। तो जब हम ये करते हैं और इसके बाद भी ये पाते हैं कि हम सफल नहीं हो रहे हैं, तो हम अपने लक्ष्य को पे पुनर्विचार कर सकते हैं। और ये मैंने इस पे अभी बात की ही कि उस पुनर्विचार के लिए हमारे गुरु या एक मेंटर की सहायता मिलती है तो अच्छा है। लेकिन इसके बाद अगर लगता है कि नहीं, हमें दूसरा लक्ष्य चुनना चाहिए, तो ये मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि जितनी हमने तैयारी की वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाने वाली है। हमने जो भी मेहनत की उसमें हमारे कई चीज़ों का विकास ज़रूर हुआ है। भले ही लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमारे में कई गुणों का तो विश्वास हुआ ही है। हमने परसिस्टेंस सीखी है, हमने प्रयास और पुनर्प्रयास सीखा है, कैसे लगे रहना है हमने ये सीखा है। ये चीज़ें तो हमने सीखी हैं, तो ये हमारी सहायता करने वाली है। और इसके साथ जब हम अपना मूल्यांकन करते हैं तो हम फिर एक नया लक्ष्य भी चुन सकते हैं। तो अभी मैं कहूँगा कि पहली कमी ये होती है कि हम बहुत जल्दी निरुत्साहित होकर छोड़ देते हैं, हम ये ना करें। और यदि हम में ऐसी टेंडेंसी है तो हम इसके लिए अपने साथ अपने मित्र को रखें, विशेष मित्रों को रखें, अध्यापक को रखें, गुरु को रखें, या अपने परिवार में भी किसी को रख सकते हैं जो हमारा हौसला बढ़ा सके और बीच-बीच में हमारा मार्गदर्शन भी कर सके। तो ऐसा अगर यदि हम करेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे और जो भी ज़रूरत होगी हम वो कर पाएंगे। एक और प्रश्न मैंने पढ़ा, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस लाइक फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो कृतिका जी, ये समझ लीजिए कि फैमिली और फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्शन होने कोई ज़रूरी नहीं है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनके साथ क्या करते हैं, परिवार के साथ भी, मित्रों के साथ भी, सहेलियों के साथ भी। यदि हमारा लक्ष्य तय है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं अपने मित्रों के भी। और वो मित्र जो पहले आम या सामान्य बातें करते थे, वो और बातें करने लगते हैं, वो लक्ष्य के आधारित बातें करने लगते हैं और वो भी अपना लक्ष्य चुनने लगते हैं। और इसके साथ वो हमारे डिस्ट्रैक्शन ना बन के वो हमारे सहयोगी बन जाते हैं, वो हमें सहायता करने वाले बन जाते हैं। तो हम अगर इस रूप से लें, पर इसमें हमारी दृढ़ता भी चाहिए कि डिस्ट्रैक्शंस अगर हो रहे हैं तो हम उनसे डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, जो चीज़ इस फिल्म में दिखाई गई थी कि जो पीयर प्रेशर था, जो बाहरी दबाव था, जिस दिन हमने उसको लेना बंद कर दिया वो ख़त्म हो गया। और वो कब लेना बंद कर दिया? सफलता मिलने से पहले ही। जिस दिन पिता का लक्ष्य बेटियों में ट्रांसफर हो गया, उस दिन से ये बाहरी दबाव उनके ऊपर खत्म हो गया। तो इसी प्रकार जिस दिन हमारे अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता हो गई, उस दिन के बाद से हम डिस्ट्रैक्शंस को एक तरफ रख देंगे और अब जो सकारात्मक काम है उस पे आगे बढ़ेंगे। और यदि डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें कुछ है भी हैं तो वो हमको प्रभावित नहीं करेंगी। एक, मुझे सुन पा रहे हैं योगेश जी? हाँ जी, हाँ जी सर। एक और प्रश्न है, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू जॉइन IIT BHU एज इट्स यस, डायरेक्टर? आई हैव आल्सो रेड। तो ठीक है, ये एक पर्सनल सवाल है पर इस पे मैं ठीक है बात करता हूँ। मैं जब IIT कानपुर में था और मैंने बीटेक भी वहीं से किया था, फिर बाहर जाकर मैं लौट के वापस IIT कानपुर में ही फैकल्टी बन गया। और उस समय मैं अपनी शोध और रिसर्च में व्यस्त था, पढ़ाना में तो आनंद आता ही था।
तो उस समय जो मेरी शोध का विषय था कंप्यूटर और भारतीय भाषाएं, कैसे अनुवाद हो सके और आपस में अनुवाद, अंग्रेजी से अनुवाद इत्यादि। उस दिशा में आगे काम करने के लिए मुझे हैदराबाद जाना पड़ा। तो मैं आईआईटी कानपुर से ऑन ड्यूटी होके हैदराबाद गया, लेकिन फिर उसमें अच्छा काम हुआ और फिर ट्रिपल आईटी हैदराबाद वहीं पे खुल रहा था। तो उस समय मुझे हैदराबाद और रहना था अपने रिसर्च के काम को देखते हुए, तो मैंने आईआईटी कानपुर छोड़ दिया और ट्रिपल आईटी हैदराबाद को ज्वाइन कर लिया जब वो शुरू हो रहा था। और मैं फिर उसका एक तरह से मैं उसका निदेशक बना और एक पूरी संस्था को दिशा देने में मैं कुछ कर पाया। पर वो कैसे कर पाया, क्योंकि मैं सतत खोज में ही लगा रहा कि कैसे अब ये समस्या आई है, इसका कैसे स्थायी हल ढूंढा जाए। ये एक नई परिस्थितियां आ गई हैं देश में, इसमें एक नए संस्थान की आवश्यकता है। तो हर जगह जो अपना लक्ष्य तय करते गए, उसको पूरा करने के लिए जो चाहिए उसको किया। जब ट्रिपल आईटी हैदराबाद अच्छे से स्थापना उसकी हो गई, तब मेरे सामने एक नई चुनौती आ गई जो मैंने नहीं चुना था, कि आईआईटी, तो बीएचयू में जो इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था, उसको आईआईटी का दर्जा मिला और वो बीएचयू से अलग होकर आईआईटी वाराणसी बना। तो उस समय मेरे पास ये ऑफर आया कि आप वहाँ जाइए, उस पर काम कीजिए। और मैंने काफ़ी सोचा इस पे। तो मुझे ये लगा कि जो काम मैंने ट्रिपल आईटी में किया है, उस काम को मैं आगे बढ़ा पाऊंगा। और यह सोच के फिर मैं आईआईटी बीएचयू गया, अपना एक लक्ष्य तय करके कि आईआईटी बीएचयू एक और अच्छा संस्था बन जाए और एक आईआईटी बन जाए। तो उस रूप में वहाँ पे काम किया और उसको अपने लक्ष्य को देखते हुए ही मैं वहाँ गया। और जब कार्यकाल पूरा हो गया तो मैंने कहा मेरा काम अब यहाँ हो गया है, तो फिर मैं वापस फिर हैदराबाद आया। और तो कहने का मतलब ये है कि हम जो लक्ष्य तय करते हैं, तो उसमें फिर पद इत्यादि महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। पद सिर्फ काम करने के लिए सहायता कर सकता है, पद पाने के लिए हम काम नहीं करते हैं, हम लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं। तो मुझे लगा ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इस पे प्रश्न आया हुआ है। अगला अगर कोई प्रश्न है तो आखिरी अंतिम प्रश्न ले सकते हैं योगेश जी। तो इसको अब यहाँ रोक सकते हैं। जी सर, यहाँ पर विराम दे सकते हैं सर। हाँ, मुझे प्रश्न दिख नहीं रहे हैं, केवल एप्रिसिएशन ही हैं। 600 से ऊपर हो गया है, तो वो पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मुझे ये खुशी है कि एप्रिसिएशन का अर्थ आप समझ गए होंगे। आपको लक्ष्य चुनना है, वही सच्चा एप्रिसिएशन है। और आप ये काम शुरू करेंगे और दीक्षा आरंभ में जो समूह है, समूह चर्चा, छोटे समूह में जो चर्चा होगी, ग्रुप डिस्कशन, उसमें आप ये काम कर पाएंगे। और जो अपने गुरु का चुनाव, अपने मेंटर को भी चुनेंगे। और ये काम मुझे पता है कि दूर रह के थोड़ा मुश्किल होता है, पर कोरोना कोविड-19 के कारण हमको ये ऐसे ही करना पड़ेगा। और इस समय हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले सेमेस्टर में आपको अवश्य ये काम करना है। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद संगल साहब। मुझे आशा है कि आज आपके वक्तव्य से संस्थान के छात्रों को बिना किसी मान्यता के प्राकृतिक रूप से, अर्थात जैसा वो बनना चाहते हैं, बनने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में दिशा मिलेगी। धन्यवाद सर।